राजेश इंगले सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग अपना। हे तरी बाल मुकुंद सर, बाल मुकुंद सर, मुझे आज टाइम नहीं मिला था, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। मैं आपके लिए कल समय दे दूंगा, बिल्कुल। बिल्कुल किसी को भी आज समय नहीं दे सका, तो कल कल मिलते हैं हम लोग, देखते हैं। मुझे कोई ना। बात नहीं सर। क्योंकि। एक्चुअली सर मुझे दो दो लैपटॉप लेके जाना पड़ता है ऑफिस से, आप बोलते हैं अरे कि मैं। हाँ, अच्छा अच्छा, अरे वही तो प्रॉब्लम आ गया, अरे बाप रे। मैं तो ओके, एक काम करते हैं, मैं ना सुबह कितने बजे आप निकलते हो सर? मैं निकलता हूँ सर, 8:45 निकलता हूँ सर। ओके, तो निकलने के पहले एक बार मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है ना? हाँ या फिर मैं एक ठीक। आपके साथ 7 बजे बैठूंगा, तो वही बेहतर रहेगा, ठीक है ना सर? ओके सर। सॉरी, तो आज के लिए माफ करना। और नहीं सर, कोई अभी। दिक्कत नहीं है सर। हाँ हाँ, और ना सर, मैंने आपको टाइम ही नहीं दिया, और एक सर ने मुझे बार बार फोन किया था, वो भी मैंने हो नहीं सका मेरा। तो आज हमारा जो सेशन जो है वो पोस्टपोन किया है। अभी मेरा क्लैरिटी के साथ आवाज आ रहा है सर, बालमुकुंद सर? यस सर, बिल्कुल सर, एकदम क्लियर आवाज आ रहा है। ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो कोई दिक्कत नहीं, एक रमन सर करके भी उन्होंने कहा यस करके, ओके थैंक। तो हम लोग चालू करेंगे थोड़ी देर में, अभी थोड़े पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। तो जैसे ही पार्टिसिपेंट्स आते हैं, हम लोग चालू करते हैं, ठीक है ना? तो मैं मेरे मेरे बारे में बताता हूँ, जो बहुत सारे सर और मैडम को पता नहीं है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो मेरे बारे में मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं और राज सर जो है, हमारे जो टीएलएम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं स्क्रीन पहले शेयर कर देता हूँ, उसके बारे में मैं उसके बाद मैं आपको शेयर कर देता हूँ सारा चीज। सॉरी। ट्रेड लाइक मास्टर हमारी संस्था है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको 5 लैंग्वेजेस में, 5 लैंग्वेजेस में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको, जो है इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोंकणी और मलयालम। तो ये 5 लैंग्वेजेस में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। कोई भी, बिल्कुल आपको हिंदी अगर पसंद है तो हिंदी है, अगर अंग्रेजी में करना हो तो अंग्रेजी में हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि मराठी और कोंकणी में चाहिए तो भी हो जाएगा, मलयालम में भी हो जाएगा। अगर कोई चाहता है कि तमिल में होना है तो तमिल में भी हो सकता है। तो ये 6 लैंग्वेजेस में मैं कर सकता हूँ। बाकी के अभी मैं थोड़ा बहुत मैं सीख रहा हूँ, ये कन्नड़ा और ये अपना बंगाली। तो सबसे मेरा प्रायोरिटी है बंगाली का। बंगाली में सीखने की प्रयास कर रहा हूँ अभी। तो वो भी एक अच्छा लैंग्वेज है, लेकिन समय नहीं मिलता है मुझे सीखने के लिए, समय नहीं मिलता है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। मेरा नाम आदर्श है। मैंने 2000 में मेरा एमबीए खत्म होने के बाद मैं 10 साल डाबर में काम किया था, और पिछले लगभग 16 साल से मैं ट्रेनर के रूप से मैं शामिल हूँ। एज अ ट्रेनर मैं 16 साल से कर रहा हूँ। मैं डिसेबल कर देता हूँ एक बार, छोटे सर और अंकित सर या कोई एक सर ने कुछ गलती से खींच लेता है ना, वो तो होता ही है। वो अभी नहीं होगा, ठीक है ना? एक मिनट, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो लगभग मैंने 10 साल डाबर में काम करने के बाद, मेरा जो जर्नी था वो बीएससी केमिस्ट्री के साथ शुरू हुआ था, डिग्री। उसके बाद डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट किया मैंने 1 साल, वो भी चेन्नई से, अडयार। और उसके बाद मैं एमबीए में 2 यूनिवर्सिटी में मैं क्रैक किया था, केरला यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। फिर 2000 में मैं पास आउट हो गया एमबीए। 2000 से लेकर के 2010 तक मैं डाबर में काम कर रहा था। तो उसके बीच छोटे छोटे कंपनियां भी थे, जैसे कि अब छोटे नहीं, वो भी बड़े थे, लेकिन वो उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। तो उसके बाद मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था, इस डाबर में जब काम मैं कर रहा था, तभी किसी
मैनेजर ने मुझे कहा और एक स्ट्रेंजर ने भी कहा कि आप ये फाइनेंशियल सेगमेंट में क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो 2007 में मेरा एंट्री हो गया, एज अ ट्रेनर ही एंट्री हो गया, क्योंकि मैं एज अ ट्रेनर फिट था डाबर में भी, यहाँ पे भी एज अ ट्रेनर ही शामिल हो गया 2007 से 2013 तक। 2007 से 2013 तक मैं सिर्फ और सिर्फ एनएससी बीएससी सर्टिफाइड ट्रेनर था। और उसके बाद 2013 से अभी तक, जो कि अभी 2023 चल रहा है, तो मैं फॉरेक्स की ट्रेनिंग दे रहा हूँ अभी। लेकिन किसी ने अगर पूछा कि इन्वेस्टमेंट का स्टाइल बता दीजिए, वो भी मैं बताता हूँ। और इन्वेस्टमेंट कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है, वो सारा चीज वो भी आपको मुफ्त मिल जाएंगे। तो ये ट्रेड लाइक मास्टर जो हम लोगों ने जो बनाया है, वो मैं और राज सर ने बनाया है। राज सर मेरे स्टूडेंट ही थे, 2013 के बैच का स्टूडेंट था, एनएससी बीएससी के स्टूडेंट थे। लेकिन वो इतना दिमाग है उनका, उनके पास जो दिमाग है वो बहुत दिमाग वाला है। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे साथ राज सर जैसे कोई है तो बहुत अच्छा रहेगा करके, क्योंकि मैं बहुत पुअर हूँ उस मामले में। कुछ मैनेजमेंट का कुछ चीजों चीजों को लेकर के या सिस्टम को लेकर के मैं बहुत तेज नहीं हूँ। हालांकि है, लेकिन उस उसके जैसा तेज नहीं। ठीक है ना। तो हम दोनों ने हमारे जो ट्रेड लाइक मास्टर 2018 से चालू किया था एक्चुअली, अनऑफिशियली 2018 से चालू किया, और ऑफिशियली 2022 अक्टूबर से चालू किया। 2022 अक्टूबर से ऑफिशियली। इससे पहले हम लोगों ने मार्केट गेटवे करके एक कंपनी खोली थी, तो वो हम लोगों ने बंद किया क्योंकि उसमें और एक पार्टनर था, गोवा के एक पार्टनर थे। तो इसी वजह से हम लोगों ने उसको डिसकंटिन्यू किया। तो 2000 2013 से 2023 का जब जो सफर रहा, वो अकेला मैं सिर्फ 2 3 4 साल में अकेला था। उसके बाद मेरे साथ राज सर थे। मैं तो केरला से ऑपरेट कर रहा था, और राज सर जो है वो पुणे से ऑपरेट कर रहा था। उनके उनके शहर पुणे है। अभी जाकर के मैं और राज सर पुणे में ही हैं। और अभी आप पूछेंगे अभी आदर्श कहाँ है, मैं वापस केरला में आ गया हूँ। और मेरा जो है नानी जो गुजर गई थी, इसलिए मैं अभी यहाँ पे केरला में वापस आ गया हूँ। लेकिन देखा जाए तो 2 हफ्ते के बाद फिर से मैं पुणे आ जाऊंगा। तो मेरा मेरे बारे में मैंने कहा, मेरा उम्र अभी 48 है। 48 उम्र है मेरा। और अब मैं 1975 में जन्म जन्म लिया हूँ। और बाकी ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी चीजें हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि टाइम तो जा रहा है। और लगभग 73 पार्टिसिपेंट्स भी हो गए हैं। सर और मैडम बहुत इंतजार किए हुए बैठे हैं। तो हम लोग चालू करते हैं, धीरे ही सही चालू करते हैं। ये सेशन का रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएंगे। ओके। ये सेशन का जो शरीफ मोहम्मद सर, हेलो। विभूति मैडम, या सर जो भी है, मैडम, सर, थैंक यू वेरी मच आप। ओके, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, मैं ब्रोकर नहीं हूँ सर, मैं ब्रोकर नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनर हूँ। ओके। और ये ट्रेनिंग की संस्था है। हम लोग रिप्रेजेंट तो जरूर करते हैं, अच्छे अच्छे कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि स्टार ट्रेडर हो गया, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट हम लोग जो कर रहे हैं वो स्टार ट्रेडर को ही कर रहे हैं। तो किसी ने अगर किसी और कंपनी के बारे में पूछा, तो फिर हम लोग बताते हैं कि वो अच्छे कंपनी है या बुरे कंपनी है। ठीक है। हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी तरफ से एज अ ट्रेनर, और फंडिंग प्रोवाइड भी करते हैं। तो फंडिंग कंपनी के जो ताल्लुक हमसे रखते हैं, तो फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ट्रेडिंग करने के लिए फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक माध्यम है, वो एक मीडियम है। हम लोग नहीं, हमारी जो एक कंपनी है वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी हम लोग करते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या हम लोग करते हैं ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पता नहीं मुझे राज सर इस मंच पर है या नहीं, लेकिन मैंने उनके बारे में तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो दे दिया है। वो एक इंजीनियर है, बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं वो। और उनका भी उम्र लगभग 32 है, 32 उम्र है उनके। और उन्होंने भी काफी एकेडमिकली वो बहुत क्वालिफाइड थे, और बिजनेस वाइज भी वो बहुत क्वालिफाइड है हमारे बीच। और वो उनको सारा नॉलेज है वीपीएस के, और मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के,
और इंस्टॉलेशंस के और स्ट्रेटेजिक टेस्टिंग के लिए वो मशहूर हैं। और बहुत सारे काम वो जो मैं बोलते हैं ना, ऑपरेशन साइड जितने भी हैं वो हमारे राज सर देखते हैं। तो बाकी मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल हम लोग चालू करते हैं। ट्रेड लाइक मास्टर हमारी संस्था है और हम लोग कोई ब्रोकर नहीं है, फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, हम लोग कोई ब्रोकर नहीं है, हम लोग सिर्फ इंस्टीट्यूशन है जो कि ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है ना। और वो भी मैंने कहा कि 5 लैंग्वेजेस में मैंने लगभग 30,000 सर और मैडम को मैंने इंफॉर्मेशन पास करने की कोशिश की है, प्रयास किए अभी तक। ओके, 2007 से लेकर के 2023 तक लगभग 30,000 लोगों को मैंने इंफॉर्मेशन पास की है। मैंने शुरुआत की थी मेरे केरला से, फिर गोवा आ गया, फिर महाराष्ट्र आ गया, फिर वैसे मेरे फिर चंडीगढ़ गया, आंध्र प्रदेश में चले गए थे। तो वैसे मेरा सफर ऐसे घूमते घूमते चला गया है, लेकिन इतना ज्यादा भी एक्सपीरियंस नहीं है जो आप सोचते हैं। लेकिन ठीक है, फॉरेक्स के लिए तो ठीक है ना। चलिए हम लोग चालू करते हैं। पहले हाँ, ये देखो, पहले मार्केट के बारे में जानकारी लेने से पहले, ओके, मार्केट के बारे में जानकारी लेने से पहले ये कंटेम्पररी मार्केट कौन से हैं वो जानकारी लेना जरूरी बनता है। वो है इंट्रोडक्शन टू वेरियस कंटेम्पररी मार्केट्स। आप भी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे कि एक मिनट, हाँ, कोई एक जवाब। ओके, आर यू फ्रॉम केरला? अच्छा, ओके, हाँ जी। मैं तो केरला से ही हूँ, लेकिन ओके ठीक है, एनीवे मैं बाद में बात करता हूँ। चलिए ना, कोई भी मार्केट जानने से पहले हमारे भारत में क्या चल रहा है वो भी तो देखना जरूरी बनता है। तो हमारे बीच जो एकदम फेमस जो है, जो बोलते हैं ना वर्ल्ड फेमस इन इंडिया करके बोलते हैं, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि इसके अलावा ये भी है ना, 17 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो बहुत सारे लोगों को वो पता ही नहीं है, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज है, कोचिन स्टॉक एक्सचेंज है, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में हम लोगों को कम जानकारी क्यों है? वहां पे ट्रेडर्स बहुत कम है, वहां पे ट्रेडर्स बहुत कम है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1995 में चालू हुआ था विद अ बेस वैल्यू ऑफ 1000, मतलब 1,000 बेस वैल्यू था उनका। अभी जाकर के वो 19,500 तक वो तकरीबन चला गया है ना। 19,500 तक चला गया है, वो भी जो भी है रेट जो है 20,000 तक भी गया होगा, मुझे पता नहीं, आजकल मैं देखता नहीं हूँ। निफ्टी बोलते हैं हम लोग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को निफ्टी बोलते हैं। तो लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग ट्रेडिंग करते हुए बहुत सारे पैसे हम लोग कमा सकते हैं करके, वो गलत है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप ट्रेडिंग करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो फॉरेक्स में ही आ जाइए। अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप यदि ट्रेडिंग करते हो तो आपको जो है एक ही मौका है, ऑप्शंस और फ्यूचर्स, जहां पे पैसे कमा सकते हैं करके लोग आते हैं अक्सर, लेकिन पैसे गंवाते हैं, ठीक है ना। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 5 ऐसे सेगमेंट है, ये 5 ऐसे सेगमेंट है। तो क्या आपका आवाज आ रहा है? मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। अगर कोई दिक्कत आ जाए कि आपको आवाज नहीं आ रही है या कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो आप मुझे चैटिंग बॉक्स पे चैट कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। प्लीज, ओके, देखो राज सर ने एक रिक्वेस्ट की है आपसे, प्लीज म्यूट योर माइक करके, ओके। तो हो गया 19,700, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए सर, हमेशा जब आप सोचते हो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कुछ पैसे हम लोग कमा सकते हैं इंट्राडे खेल खेल के या डे ट्रेडिंग करके, वो गलत है, वो गलत बात है। ओके, फिर से आवाज आ रहा है। मैंने तो म्यूट कर दिया था सबको। फिर भी एंट्री पे म्यूट ही है, लेकिन थोड़े सर और मैडम को पता ही नहीं है कि वो अनम्यूट है या म्यूट है करके। ओके, चलिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे 6 सेगमेंट्स है जहां पे आप काम कर सकते हो। स्पॉट में इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस एंड करेंसी पेयर्स फ्यूचर्स। देखो, इनमें से ये 6 सेगमेंट में से एक ही सेगमेंट अच्छा है, वो है स्पॉट, जो कि शेयर्स बोलते हैं या इक्विटी या स्टॉक या कैश बोलते हैं हम लोग। तो ये सारी की सारी स्पॉट ही है। ये स्पॉट में आप काम कर सकते हो एज अ इन्वेस्टर।
निवेश करते हुए आप लंबे समय तक निवेश करते हुए आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रह सकते हैं आप। लेकिन कभी भी इंडेक्स फ्यूचर्स में काम ना करें, इंडेक्स ऑप्शंस में बिल्कुल ना करें। स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक ऑप्शंस में और करेंसी पेयर्स फ्यूचर्स में भी आप बिल्कुल काम ना करें, क्योंकि इसके जो दिक्कतें हैं वो आगे के स्लाइड में आपको बताने के प्रयास करूंगा मैं। तो स्पॉट में अगर कोई खेलता है तो इंट्राडे में बिल्कुल मत खेलिएगा, या पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में बिल्कुल खेलिए मत। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप बैठिए, जैसे कि विप्रो में, इन्फोसिस में, जिसने भी 1980 के दौरान आपने इन्वेस्टमेंट किए होते, 1 लाख अगर किए होते तो 800 करोड़ तक मिल जाता। अब अभी तक 800 करोड़, ओके 800 करोड़ बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके जो डिविडेंड्स हैं वो सबसे बड़ी बात है। ओके, एक मिनट, आपका आवाज आ रहा है फिर से। डिविडेंड जो होती है ना वो सबसे बड़ी बात है। ओके, डिविडेंड अगर 800 करोड़ के 10% भी डिविडेंड मिल जाता तो 80 करोड़ मिल जाता है, 80 करोड़। तो 80 करोड़ डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो लगभग 6-7 करोड़ हर महीना मिल जाता है। यदि यही 1 लाख रुपए आपने एफडी के रूप में रखता तो आपको 64 लाख, तकरीबन 64 लाख रुपए मिलता, 64 लाख ही मिलते। और यहाँ पे डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट के जो शेयर मिलते हैं वही 6-7 करोड़ मिलते हैं, ठीक है ना। वैसे मिलने वाला था यदि विप्रो में, इन्फोसिस में ऐसे बड़े बड़े जो शेयर्स में आप इन्वेस्ट करके, ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग अलग है और इन्वेस्टमेंट अलग है। जैसे कि एसेट क्लास में पढ़ते हैं ना, ये एसेट क्लास में इक्विटीज पढ़ते हैं, पढ़ता है, या फिर गोल्ड, या फिर प्रॉपर्टीज, फिर एफडीज, या पीएफ्स, पीपीएफ्स, ईपीएफ्स, ये सब एसेट क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एसेट क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक ही जो इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्वमेंट है वो है शेयर बाजार में, शेयर में जो इन्वेस्टमेंट जो करके रखे हैं वो एक रिस्क है। लेकिन अमंग ऑल एसेट क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एक ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वो है इक्विटी में या शेयर्स में या स्टॉक में। ओके, जो लंबे समय तक आपको रखा हुआ रहना है, 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक, ओके, या 40 साल तक, या जब तक आप, मतलब आप और हम जिंदा हैं तब तक भी आप रख सकते हो। तो आप सोचेंगे कि हम लोग बेचना नहीं है उसको, नहीं बेचेंगे नहीं तो भी चलेगा, आपके बच्चों को या बच्चे के बच्चों को भी मिल सकता है। और डिविडेंड मिल सकता है ना, तब तक तो डिविडेंड मिलेगा, बोनस शेयर्स मिलेंगे, बहुत सारा चीज मिलता है। तो यदि किसी ने पूछा आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना जरूरी बनता है, तो सिर्फ आप शेयर्स में निवेश करते हुए रहिए। यदि आपको फ्यूचर्स में काम करना है, लोग सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर्स में काम ही करना है, तो आर्बिट्राज में काम कीजिए, जो कि मैं तकनीक वो बताऊंगा जब मेरी फॉरेक्स की ट्रेनिंग जब चालू रहेगा, तब मैं वो तकनीक बताऊंगा। ओके, फ्यूचर्स में काम करना हो तो आर्बिट्राज ट्रेडिंग कीजिएगा। यदि ऑप्शंस में काम करना हो तो सेलिंग में रहिए, वो भी हेजिंग में, सेलिंग के हेजिंग में। आदर्श हालांकि, सर, हेलो, हाँ बोले ना। स्क्रीन जो आप अभी बता रहे हो वो अलग है या सेम स्क्रीन जो पहले चलाई थी आपने वही हो रही है शेयर? तो आप जरा देखना। वही शेयर, एक ही शेयर हो, एक ही शेयर हो, बाकी कोई नहीं, एक, अच्छा, एक ही ठीक है। शेयर हो, क्योंकि मेरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है ना। ओ, फाइन सर, फाइन। पद्मजा मैडम बोल रही है ना? जी जी ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। ओके, वही एनएससी वाला लोगो दिख रहा है, एनएससी बीएससी का जो चित्र दिख रहा है। जी जी ओके, जी। वही है, वही पेज पे अटका हूं मैं। क्योंकि ना मुझे बहुत अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं फ्यूचर्स में काम करके बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ। वहां पे नेकेड है ना आप, नेकेड है, बोले तो आप खुले हैं, आप वहां पे आप हेज पोजीशन नहीं है आपका। यदि कोई बोलता है कि मुझे फ्यूचर से कुछ कमानी है, तो मैं बोलूं आर्बिट्राज ट्रेडिंग करके कुछ कमा सकते हैं सेफली। यदि कोई बोलता है कि इंडेक्स ऑप्शंस या स्टॉक ऑप्शन में मुझे खेल के कुछ पैसा कमाना है, तो फिर आप हेजिंग में रुके, सेलिंग साइड में, बाइंग मत कीजिएगा, ऑप्शंस में कभी भी बाइंग मत कीजिएगा, सेलिंग साइड में रुके, ताकि पूरे के पूरे प्रीमियम आपके झोली में आ सकता है। तो अक्सर ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्यों आए थे? ऑप्शंस और फ्यूचर्स वो आए थे टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। मतलब जो कि आपके पास 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है स्टॉक के, उसको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूचर आए थे और ऑप्शंस आए थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पर हम लोग इसमें खुलेआम खेलते हैं, वो गलत बात है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यदि आपको निवेश करना है तो फिर आप सिर्फ स्पॉट में निवेश कीजिए।
यदि आप फ्यूचर्स में काम करना है तो आर्बिट्राज में ही कीजिए, यदि ऑप्शंस में काम करना चाहिए तो सेलिंग साइड में ही काम कीजिए। ये सारा सेफ प्रैक्टिस में आपको समझा दूंगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारा फोकस है फॉरेक्स का। चलिए जानते हैं कि फ्यूचर्स में क्यों नहीं चाहिए और ऑप्शंस में क्यों नहीं चाहिए, और करेंसी पेयर्स फ्यूचर्स में भी क्यों नहीं चाहिए। फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस हो या कोई भी ये क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लेमन लैंग्वेज में उनको बोलते हैं हम लोग एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट में एक्सपायरी रहता है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सपायरी है। यहाँ पे एक्सपायरी तुरंत हो जाता है। हमारे जो घर के जो एक्सपायरी है एक्सपायरी जो है होता है 11 महीने का। पहले जमाने में 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का हो जाता था। तो यहाँ पे सिर्फ जो रेंट जो एग्रीमेंट होती है वो 11 महीने का है। यहाँ पे उससे भी कम है। कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होती है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑप्शंस की जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो सिर्फ 1 महीने का रहता है, या 2 महीने का रहता है, या 3 महीने का रहता है। और ज्यादातर 90% लोग जो करंट महीने का ही एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, जहां पे प्रीमियम ज्यादा रहता है, टाइम वैल्यू ज्यादा रहता है, टाइम डीके ज्यादा होता है। और प्रीमियम वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि कहीं आपको पता चलेगा कि 100 रुपए का चीज 500 रुपए में बेच रहा है, तो आपको लगेगा भी नहीं, क्योंकि आपको अंडरलाइंग एसेट के भाव पता नहीं है, अंडरलाइंग एसेट की जो वैल्यू है वो पता ही नहीं है। आपने सिर्फ निवेश किया है प्रीमियम के चलते, प्रीमियम के ऊपर। एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, यदि प्याज जो बेच रहे हैं 100 रुपए का प्याज बेच रहे हैं, या सिर्फ 30 रुपए का प्याज बेच रहा है, ओनियन, ओनियन या अनियन बोलते हैं हम लोग, प्याज जो है 30 रुपया का हम लोग बेच रहे हैं, लेकिन कोई आकर के बोलता है कि 1000 रुपया का 1 किलो प्याज है करके, तो आप खरीदोगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो वहां पे आप बार्गेन करते हो, तो यहाँ पे आप बार्गेन क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि अंडरलाइंग एसेट का भाव क्या है। पता चलेगा बाद में, जबकि आपका पैसा बार बार चला जाता है। फ्यूचर्स में प्रीमियम के चलते बर्बाद हो जाता है, और ऑप्शंस में टाइम डीके की वजह से और प्रीमियम की वजह से चला जाता है। कईयों को मैंने देखा है कि आउट ऑफ द मनी करके एक चीज है जो ऑप्शंस में, आउट ऑफ द मनी भी है, इन द मनी भी है, और एट द मनी भी है। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ये धोखादायक है। तो वहां पे आप जो है शून्य भाव के जो चीज है, शून्य भाव के जो चीज है, उस पे आप निवेश करते हो 200 रुपए, और 200 रुपए ही नहीं है, उसके जो लॉट साइज है 200 × 50 करके, तो लगभग 10,000 खाली बोले तो पानी में बहता हुआ नजर आता आ जाता है। तो ऑप्शंस में कभी भी खेलिए मत। अगर खेलना है ऑप्शंस में तो सेलिंग साइड में ही खेलिए, वो भी हेजिंग में। तो सेलिंग का हेजिंग का मतलब कैसे? आपको डीप इन द मनी बाय ऑप्शंस, सॉरी, डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन, डीप इन द मनी पुट ऑप्शन, दोनों को आप यदि हेज करते हैं तो ठीक है। उसका भी कोई स्ट्रैटेजी है वो मैं बताऊंगा ट्रेनिंग के दौरान, ओके। तो लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये कि एनएससी बीएससी में डे ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करें। तो क्यों करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग करनी नहीं है? करेंसी पेयर्स ये भी तो फॉरेक्स ही हैं, तो यहाँ पे ट्रेडिंग क्यों नहीं करना है? यहाँ पे एक्चुअली अनुमति दी है सेबी ने और फेमा ने भी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने दे दी आपको, सारी की सारी अनुमति दी है कि आईएनआर यूएसडी, आईएनआर जेपीवाई, आईएनआर यूरो और आईएनआर जीबीपी में आप काम कर सकते हो। और यहाँ तक कि इंटरनेशनल करेंसी पेयर जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई में भी आपको परमिशन दी है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको काम करना होगा। और यहाँ पे लिवरेज नहीं दिया दिया जाता है, सेबी ने साफ मना कर दिया है लिवरेज देने के लिए। तो 1:4 या 1:10 इतना ही लिवरेज मिलता है। और सबसे बुरी बात क्या है पता है आपको? करेंसी पेयर फ्यूचर्स में एक्सपायरी होती है, प्रीमियम जाता है, और एक्सपायरी के चलते आपको रोल ओवर खर्चा हो जाता है। ओके, कहीं ना कहीं प्रीमियम के पीछे आपको पैसा चला जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण, 100 रुपए का चीज आप 150 रुपए में खरीद रहे हैं, 100 रुपए का चीज आप 150 रुपए में खरीदते हो, तब आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। मतलब 50 रुपया पहले से ही बर्बाद हो गया है, और 50 रुपया कमाने के लिए बहुत सारी जो एनालिसिस आपको करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से आपको ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भले ही 6 सेगमेंट्स हैं, आपको एक ही सेगमेंट में काम करना होगा, वो है स्पॉट या कैश या स्टॉक या शेयर या इक्विटी। इतना ही इसमें ही निवेश करते हुए बैठना है। वही हाल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी, ओके। हालांकि समय अच्छा खासा दिया जाता है करेंसी पेयर ट्रेडिंग करने के लिए, 8 घंटे, 9 बजे से 5 बजे।
लेकिन हमारी जो स्टॉक में और ऑप्शंस और फ्यूचर्स में सिर्फ 9 बजे से 3:30 बजे तक, और वो भी आप जानते होंगे 9:15 बजे ट्रेडर्स आम जनता के लिए जो है वो 9:15 बजे से 3:15 बजे तक ही देता है, क्योंकि एमआईएस अगर होता है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ अगर हो जाता है, तो फिर 3:15 बजे बंद हो जाता है या 3:20 को बंद हो जाता है, आपका पोजीशन सारा स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप कृपया करके अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एनएसई और बीएसई को भूल जाइए और बाकी के 15 स्टॉक एक्सचेंजेस को भी भूल जाइए, जो कि आपको भी पता होगा, कोचिन स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, वो सारे के सारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सूटेबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक की लिस्ट भी मैं दे दूंगा आपको, स्टॉक कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करानी है वो लिस्ट भी मैं दे दूंगा आपको, सारी की सारी लिस्ट दे दूंगा। लेकिन कहीं आप गाली मत दे दो कि अरे आदर्श आपने मुझे फंसा दिया, ये कौन सा चीज आप सिखाया कि कौन से चीज के ऊपर मैंने निवेश कर दिया। वो तो आपको एनालिसिस बाद में कैसे करनी है वो भी आपको मैं बताने की प्रयास करूंगा। मैं इंफॉर्मेशन तो पास करूंगा, मैं सिखाऊंगा नहीं किसी को सर, मैं इंफॉर्मेशन सिर्फ पास करने की प्रयास करूंगा। ठीक है सर और मैडम? ओके, यहां तक मेरा आवाज क्लियर है या फिर कोई दिक्कत हो रही है? सर क्लियर आपका है सर, आवाज क्लियर। बिल्कुल ठीक है सर। क्लियर है, क्लियर है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, आप अभी आप कृपया करके आप म्यूट करके रखिए सर, मेरे वजह से ओके ही सर। आपने मेरे वजह से आपने खोला है, अनम्यूट किया है, और मैं एक रिक्वेस्ट फिर से बोल रहा हूँ कि आप म्यूट कर दीजिए, ठीक है? ओके, चलिए आगे निकलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी वही हाल है। हेलो, ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी वही हाल है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हुए रहना है। और मैं बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा जहां पे आपको चोट भी लगेगा नहीं कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है करके, वो मैं बताने के प्रयास करूंगा, जहां पे आपको लगेगा भी नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है करके, वो भी मैं तकनीक आपको बताऊंगा सर और मैडम। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। फिर कहाँ पे काम करना है? तो ओके, यहाँ पे स्टॉक में निवेश करते हुए किसी ने कमाया है तो फिर वॉरेन बफेट ने पूरे विश्व में कमाया है। तो आप भी जानते होंगे, उन्होंने कोको कोला से उन्होंने अपना शुरुआत की थी जिंदगी। ओके, तभी लोगों ने अक्सर बोला था कि आप पानी के पीछे क्यों इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो ये क्या, कौन सा पानी था वो? शुगर वाला पानी। ओके, कोको कोला बोले तो शुगर वाला पानी है करके उन्होंने कहा मैंने मैनेजमेंट के एथिक्स के ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं, और मैंने देखा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है और एमआरपी ज्यादा है। उन्होंने क्या कहा उस जमाने में कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है कोको कोला का, और जो मार्केटिंग जो वैल्यू है वो ज्यादा है, और इनके जो एथिक्स हैं वो सबसे हाई हैं करके। और एकमात्र कोको कोला से ही वो बहुत अमीर हो गए थे। उसके बाद उन्होंने हैथवे बनाया था, उनके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो मैनेज करते हैं वो बनाया था। वो ये दुनिया के सबसे अमीरों में से थे। पिछले 5-6 साल पहले ये पहले स्थान पर या दूसरे स्थान पर आ जाता, बिल गेट्स और ये आ जाता था, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट आ जाता था। अभी जाकर के वो जेफ बेजोस और एलॉन मस्क के बीच में तगड़ा फाइट हो रहा है। ओके, एलॉन मस्क क्यों? क्योंकि उनके शेयर प्राइस की वजह से। लेकिन अमेजोन क्यों? क्योंकि उनके टर्नओवर की वजह से। ओके, एनीवे, टर्नओवर और उनके शेयर्स की वजह से भी। ओके, दोनों। तो अगर कोई शेयर बाजार में कोई कमाया हो तो फिर वॉरेन बफेट है, और भारत में अगर किसी ने कुछ कमाया हो तो फिर वो है राकेश झुनझुनवाला ने, जो आज के डेट में वो हमारे बीच शामिल नहीं है। तो वो कहा करता था, वो अक्सर कहा करता था कि when people talk to you in such a glowing terms, बोले तो जब अरे बहुत अच्छा है बाजार, अरे बहुत बेहतरीन है बाजार, इन्वेस्ट कर लो बेटा, इन्वेस्ट कर लो, बोले तो बेटा, बोले तो पिताजी ने कहा होगा या माताजी ने कहा होगा या दोस्तों ने कहा अरे पगले, अरे सुरेश, अरे रमेश, इन्वेस्ट कर लो। ऐसे जब लोग चिल्लाते हैं, दैट इज द टाइम टू बी वेरी वेरी अलर्ट, बिकॉज द वर्स्ट ऑफ द मिस्टेक्स आर मेड इन द बेस्ट ऑफ द टाइम्स। तभी सभी लोग अच्छे अच्छे बोल रहे हैं, तभी कोई बुराई आने वाला है बाजार में। तो वो एक उनका कहना मुझे बहुत अच्छा पसंद आ गया। बहुत सारे उनके कोटेशंस हैं, उनमें से ये मुझे बहुत पसंद आ गया, और उसके बाद ये भी मुझे बहुत पसंद आ गया। ये क्या है देखिए, आई एम वेरी ओपिनियटेड, ओके, एंड समटाइम्स अ वेरी इरिटेटिंग कैरेक्टर। बका देखो, आई हैव लर्नड, बट उन्होंने क्या देखो कहा, I am very opinionated and sometimes a very irritating character, but
आई हैव लर्नड दैट द क्वेस्ट टू लर्न, बोले तो इच्छा जो है, सीखने की जो इच्छा है, इज अ जर्नी, बोले तो एक सफर है, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई मंजिल नहीं है करके बोलता है। तो ये आपके भीतर और मेरे भी भीतर है, ये हमेशा मेरे भीतर है। मैं अभी देखो 6 लैंग्वेजेस में बोल पा रहा हूं, मैं तो एक केरलाइट हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं वहां पे ही जन्म लिया है, मैंने कहीं बाहर जन्म लिया था, मैंने केरला में ही जन्म लिया था। और मेरा एक इच्छा था कि कहीं थोड़े भाषा को मैं जान लूं। वैसे मराठी भी मैं बोलता हूँ अच्छी तरह से, मैं कोंकणी भी बोलता हूँ अच्छी तरह से, मलयालम भी बोल पा रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से, बेहतरीन तरीके से, और हिंदी और इंग्लिश भी। तो ये मेरा तरीका है सीखने का। और आप भी सीखते रहो सर, आप भी सीखते रहो। और ये कोई मंजिल नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा एक कोटेशन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इन्होंने हमारे जो बीच 5,000 रुपए से लेकर के इनका जो शुरुआत किया था इन्वेस्टमेंट के रूप से, अगर शुरुआत की है तो फिर ये 5,000 से किया था। उसके बाद उन्होंने एक मैडम से 2 लाख लिया था, 18% रिटर्न दे देंगे करके सालाना। उस जमाने में उन्होंने 18% का वादा किया, देखो ना। और वो उस मैडम को 18 क्या उससे भी ज्यादा दे दिए। और उसके बाद वो तकरीबन 10 लाख का उन्होंने लोन लिया था। उसके बाद जो है वो तो निकला, और 40,000 करोड़ जब वो गुजर गए थे, लगभग लगभग मुझे पता नहीं एक्चुअल फिगर, लेकिन 40,000 करोड़ के तकरीबन उन्होंने ले लिया। तो अगर स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं, और ट्रेडिंग नहीं, इन्होंने ट्रेडिंग, ये तो ट्रेडिंग के सख्त नफरत करते हैं, ऑप्शंस सख्त नफरत करते हैं, और ये अपना और फ्यूचर्स नफरत करते हैं, सब नफरत। ओके, कभी कभी वो फ्यूचर्स में प्रोटेक्शन के टूल के हिसाब से वो लेता है, प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि 100 करोड़ का कोई पोर्टफोलियो है, स्टॉक के पोर्टफोलियो, वो 10 करोड़ फ्यूचर से काम चला सकता है। यदि 10 करोड़ नहीं है तो 1 करोड़ से वो ऑप्शन से आप जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो कि बोलते हैं ना, 100 करोड़ का कोई मर्सिडीज बेंज है तो उनके हाथ में 10 करोड़ तो चाहिए। 100 करोड़ का मर्सिडीज बेंज है, या फिर कोई हाँ, आप बोलेंगे मर्सिडीज बेंज तो 100 करोड़ का नहीं है, तो चलिए हम लोग पकड़ते हैं इसको, बुगाटी को। बुगाटी, अगर 100 करोड़ का एक बुगाटी आपके सामने खड़ा हो, आपने खरीदा हो, तो कम से कम 10 करोड़ तो मेंटेनेंस करने के लिए रखता होगा। तो 100 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है, उसके लिए सिर्फ 10 करोड़ के फ्यूचर से बचा सकते हैं आप। कभी 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 भी पैनिक सिचुएशन आ गया तो, यदि 10 करोड़ नहीं है तो 1 करोड़ ऑप्शन से भी, ऑप्शंस में भी आप जो है सुरक्षित रह पाओगे। तो ये होती है हमारी जो बोलते हैं ना, ये ऑप्शंस या फ्यूचर्स, ये प्रोटेक्शन करने के लिए आए थे, लेकिन न जाने बहुत सारे जो लोग हैं नेकेडली इसको ट्रेडिंग करते हैं, वो बिल्कुल करना नहीं है। ये राकेश झुनझुनवाले सर ने साफ मना कर दिया है कि ऐसा करना ही नहीं करके, ठीक है ना। चलिए, तो M6 कमोडिटी में क्यों नहीं काम करना है, ये भी तो हमारे बीच है। M6 कमोडिटी में क्यों नहीं काम करना है सर? M6 कमोडिटी भी है जो कि मेटल एंड एनर्जी का जो ट्रेडिंग होती है, ओके, जो कि हम लोग बोलते हैं इसको M6 कमोडिटी एक्सचेंज जो है, वो 9 बजे से 11:30 बजे तक का है सर। 9 बजे से 11:30 बजे तक का है, 14.5 घंटे की मार्केट है। फिर भी यहाँ पे काम नहीं क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्शंस और फ्यूचर्स है जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स है, और वो एक्सपायरी होता है। और ना जाने यहाँ पे M6 कमोडिटी में सर, गोल्ड के अलग एक्सपायरी डेट है, सिल्वर के अलग है, एल्यूमिनियम के अलग है, और कॉपर के अलग है, जिंक के अलग है, और नेचुरल गैस के अलग है। सारे के सारे अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी डेट्स हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कब मुझे रोल ओवर करना है, कब मुझे उसको सेल करके अगले महीने का बाय करना है। इस चक्कर में आपका प्रीमियम चला जाता है, इस चक्कर में आपका टाइम वैल्यू चला जाता है, इस चक्कर में आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे आप कभी भी M6 कमोडिटी में बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी है। यदि आपको इतना ही इच्छा है M6 कमोडिटी में काम करना, इतना ही इच्छा है, तो आप फॉरेक्स में गोल्ड ट्रेडिंग कीजिए सर, सिल्वर में कीजिए, फॉरेक्स में कीजिए, सिल्वर सिल्वर मतलब फॉरेक्स के भीतर जो गोल्ड आता है उसमें कीजिए, फॉरेक्स के भीतर जो सिल्वर आता है वहां पे कीजिए, फॉरेक्स के बीच में जो पैलेडियम प्लैटिनम आता है उसमें कीजिए आप, क्योंकि वहां पे स्पॉट है, कोई फ्यूचर्स नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
कोई एग्रीमेंट नहीं है सर और मैडम। तो इसी वजह से एमसीएक्स कमोडिटी में बिल्कुल कदम मत रखिए। बहुत सारे लोग बोलते होंगे अदर्स क्रूड ऑयल में करो, बहुत अच्छा है। सर क्रूड ऑयल में आप जो करते हैं वो अंडरलाइंग एसेट नहीं है, वो है फ्यूचर्स वैल्यू। अंडरलाइंग एसेट के बारे में हम लोग को पता चलता है इंटरनेशनल मार्केट के रेट से, हम लोग को पता चलता है। एमसीएक्स कमोडिटी में जो भी डिस्प्ले होता है वो फ्यूचर्स रेट है, वहां पे प्रीमियम चढ़ के रहता है। पता नहीं आपको, ये 100 रुपए का माल 150 में रहेगा, 200 रुपए का माल 300 रुपए में रहेगा, 500 रुपए का माल 600 रुपए में रहेगा, आपको पता अब तक नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अंडरलाइंग एसेट के भाव तो पता ही नहीं है। तो अंडरलाइंग एसेट के जो आपको भाव चाहिए तो फॉरेक्स में कीजिए। फ्यूचर से अगर भागना है, प्रीमियम से अगर भागना है तो फॉरेक्स में कीजिए। ऑप्शन से अगर भागना है, ऑप्शन से बोले तो ऑप्शन के जो प्रीमियम, हाई प्रीमियम से भागना है तो फॉरेक्स में कीजिए। क्यों? ऑप्शंस में कौन कमाता है? ऑप्शंस में कमाता है सारे के सारे राइटर्स, सारे के सारे सेलर्स कमाते हैं, बायर्स कमाते नहीं है। वो तो थोड़े लोग हैं, जो 5% जो लोग हैं वो कमाते हैं। क्योंकि वो क्यों कमाते हैं मैं बताऊं, वो क्यों कमाते हैं? क्योंकि उनके पास 1 करोड़ का जब फंड रहता है वो सिर्फ 1 लाख रुपए डालता है। 1 करोड़ का जब फंड रहता है तो वो सिर्फ स्टेक करता है, वो सिर्फ रिस्क पे लेता है 1 लाख रुपया। 99 लाख रुपए उनके हाथ में है। 1 लाख में अगर जैकपॉट लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो 1 लाख चला गया। चलो 99 लाख बचा है, फिर स्टेक पे लगाएगा 1 लाख, तो जैकपॉट लग सकता है या नहीं? तो 10 बार लगाया तो भी कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। 11 बार लगाया तो भी दिक्कत नहीं। 12वां बार उन्होंने तो एनालिसिस करके रखा होगा, तो 12वां बार जब डालेगा 1 लाख रुपए तो उनको मिलेगा 30 लाख रुपए। तो कोई ऐसा बंदा आपको मिले जो बोलता है कि मेरे पास 1 करोड़ है और 1 करोड़ के 1 लाख रुपए मैंने ऑप्शंस में लगाए हैं बाइंग साइड पे, चाहे वो पुट हो या बाय, चाहे वो पुट हो या कॉल हो, वो सक्सेस हो जाएगा। 100% सक्सेस होगा, क्योंकि बैकलॉग, बैकिंग के लिए उनके पास पैसे हैं, हमारे पास नहीं है ना सर। सर और मैडम हमारे पास अगर 1 लाख है, हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट जो ऑप्शंस के लेते हैं वो कितने लाख के हैं? हम लोग सोचते हैं कि 5,000 का है, नहीं वो तो 8 लाख का है सर। एक ऑप्शंस जो आप बोलते हैं कि 50 रुपया का ऑप्शन है, 50 गुना 50, 50 बोलो तो 50 रुपए उसका प्रीमियम, मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज 50, तो बोलते हैं 2,500 का माल ले लिया करके। नहीं, वो 2,500 का माल नहीं है, वो माल है 8 लाख का। 8 लाख का माल है, वो आपको फंसाने के लिए दे रहे हैं। आप सेलिंग करके देखो, बाइंग करते समय 2,500 देना है, सेलिंग करके देखो 8,90,000 देना पड़ते हैं, और एक्सपोजर मिलता है करके आपको तकरीबन 1,90,000 कुछ देने पड़ते हैं। एक्सपोजर मिल रहा है करके 1,90,000, लेकिन असल में वो वैल्यू कितना है? वैल्यू है 9,50,000 का वैल्यू है, या 10 लाख का वैल्यू है। 10 लाख के चीज को आपने 2,500 में खरीदा है, 2,500 में खरीदा है, और बोलते हैं कि मैंने 2,500 ही बेच दिए, दिए दिया है। वो बात नहीं है। बार बार 2,500 चला जाता है आपका, बार बार 2,500। और हालांकि वो प्रीमियम के तौर पे आप जो कर रहे हैं 50 रुपए, 50 इंटू 50, 50 प्रीमियम और 50 लॉट साइज, 2,500 वो खाली है, वो प्रीमियम है, वो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है उस अंडरलाइंग एसेट के, वो बलून वैल्यू है, वो टाइम वैल्यू है। उसके इसके चलते आपका पैसा चला जाता है। ठीक है, ध्यान दे दीजिए सर और मैडम, मैं इतने चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फॉरेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं क्लियर कट मैसेज आपको दे दूंगा अगले स्लाइड में, ठीक है ना। चलिए, फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स क्या है वो बाद में जानेंगे। फॉरेक्स में कौन कौन है और फॉरेक्स क्यों हम लोगों को करनी है। फॉरेक्स एक स्पॉट बाजार है। स्पॉट का मतलब क्या है? स्पॉट का मतलब है इमीडिएट सेटलमेंट होना। हमारे जो भारत में सेटलमेंट जब होती थी वो T+2 का होता था, T+2 या T+3 भी हो जाता था, अभी जाकर के T+1 हुआ है। तो यहाँ पे स्पॉट सेटलमेंट है। यहाँ पे ना अभी आप बाय कर लो, अभी आप सेल कर लो, या अभी आप क्लोज कर दो, तुरंत आपका सेटलमेंट हो जाता है। ये एक हो गया स्पॉट के मतलब। स्पॉट का मतलब है तुरंत सेटलमेंट होना। दूसरा मतलब क्या बनता है पता है आपको? दूसरा मतलब ये बनता है कि आपका पोजीशन कहीं एक्सपायरी नहीं होता है। स्पॉट पोजीशन कभी एक्सपायर नहीं होता है, लंबे समय तक आप रख पाओगे। ओके,
एक्सपायरी नहीं होता है, कोई प्रीमियम नहीं रहता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पे सर। तीसरा सबसे बड़ी बात, वो सबसे बड़ी बात है, आप जानते होंगे बाय पोजीशन, हमारे जो स्टॉक में बाय पोजीशन आप डिलीवरी के लिए रख पाते हैं, बाय पोजीशन आप डिलीवरी के लिए रख पाते हो, सीएनसी बोलते हैं हम लोग, कैश एंड कैरी करके बोलते हैं हम, डिलीवरी के लिए रख सकते हैं। ना जाने ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए भी रख सकते हैं आप, रख पाते हैं आप। लेकिन आप बोलिए, आप में से कोई भी बोल सकते हैं एनएससी बीएससी में अगर आपके पास स्टॉक नहीं है और स्टॉक आप सेल कराना चाहते हैं, शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, तो आप एक ही दिन के लिए रख सकते हैं, वो भी इंट्राडे के लिए। आपने 9:15 बजे आपने सेल किए हैं, आपके पास स्टॉक नहीं थे और फिर भी आपने शॉर्ट सेलिंग की है एसबीआई में या एचडीएफसी में या आईसीआईसीआई में, आप जब भी आप सेल करते हो तो उसको बायबैक करना पड़ता है, क्योंकि वो आपका स्टॉक नहीं है। तो शॉर्ट सेलिंग जो करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं आप, ब्रोकर ने आपको मदद की है चोरी करने के लिए, चोरी करने के लिए मदद की है, पता चला कि सुरेश का जो स्टॉक था वो उठा के आपको दे दिया, सेल करो आप, और इंट्राडे में आपको बंद करके वापस देना पड़ेगा, नहीं तो सुरेश पूछेगा कल मेरा स्टॉक कहाँ है। तो ये जो प्रैक्टिस होती है, जो सेल किया हुआ चीज आपको बायबैक उसी दिन करना पड़ता है। यदि आप बायबैक नहीं करते हो तो स्क्वायर ऑफ हो जाता है 3:15 या 3:20 को स्क्वायर ऑफ हो जाता है, चाहे वो आप लॉस में हो क्यों ना हो या प्रॉफिट में, मुनाफे में या घाटे में हो, तो भी आपका क्लोज हो जाएंगे पोजीशन आपका। तो वो क्यों, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग जो पॉसिबल है हमारे भारत में वो एमआईएस के तौर पर ही पॉसिबल है। पहले जमाने में एमआईएस नहीं हुआ करता था, तो वहां पे नीलामी होती थी नीलामी का जो 25% देना पड़ता था, फिर बोनस शेयर्स अगर इश्यू हो गया तो भी देना पड़ता था, यदि डिविडेंड इश्यू हो गया तो भी ये माथे पे पड़ता था। किसी रमेश ने किया होगा शॉर्ट सेलिंग और उन्होंने बायबैक नहीं किया हो, तो सेल करके बायबैक नहीं किया है तो उनको उनके माथे पर डिविडेंड का खर्चा आ जाता है, ऑक्शन चार्जेस 25% तक देना पड़ता। और क्या है, और जो है बोनस शेयर अगर इस दौरान बोनस शेयर अगर इश्यू करता कंपनी तो वो भी उनके सर पे आ जाता। तो इसीलिए ये चक्कर से बचने के लिए सेबी ने एक रोक लगा दी, लोगों को बचाने के लिए एमआईएस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। तो इस तौर पर इस मेथोडोलॉजी की वजह से, इस मेथड की वजह से आपका जो पोजीशन है ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ करते हैं। और स्क्वायर ऑफ क्यों करते हैं, आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, जब आप चिट्ठी जब साइन करते हो ना, जो एग्रीमेंट पेपर्स जब साइन करते हो, आप अनजाने में से पावर ऑफ अटॉर्नी में आप साइन करके रखते हो कि मैंने अगर डिफॉल्ट किया, मैंने अगर कोई गलती की तो आप खुद जाकर के क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे तो एमआईएस ही है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, जहां पे हक बनता है ब्रोकर की कि आपका पोजीशन बंद हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। फॉरेक्स में क्या है, फॉरेक्स में आप सेल करो और लंबे समय तक आप रखो, सेल करो और लंबे समय तक आप रख पाओ, पूरे राइड पकड़ो। और फ्यूचर्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो एक्सपायरी नहीं है, इसीलिए बार बार आपको बाय करके सेल करो, सेल करके बाय करो, सेल करके बाय, बाय करके सेल, ऐसा कुछ भी करना नहीं है। सालों साल तक बाय पोजीशन भी रखा रही है, सालों साल तक सेल का पोजीशन भी रखा रही है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, उदाहरण के तौर पर, जो कि आप भी जानते होंगे, 2072 तक गोल्ड गया था और ये 3 बार गए हैं, लगभग इसी एरिया में 3 बार गए हैं, डॉलर्स के रूप में मैं बता रहा हूं, फॉरेक्स के डॉलर्स के रूप में। ऐसे चढ़ के जैसे ही 2072 पहुंच जाता है, 72 पहुंच जाता है, वो गिर जाता है और 1620 तक आ गया था। ओके, पिछली बार 1620 तक आ गया था। तो ये हमारे भारत में अगर होता, सर और मैडम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है? बहुत ठीक तरह सर। ओके, थैंक यू। जब यस सर, पहुंच रहा है। ओके, थैंक यू सर। तो क्या होता, क्या है कि हमारे भारत में अगर होते तो ये 2072 ये इस महीने में सेल करते, फिर बायबैक सेल, बायबैक सेल, बायबैक सेल, बायबैक, हर महीना सेल, बायबैक सेल, बायबैक सेल, बायबैक सेल, बायबैक। लेकिन फॉरेक्स में अगर होते और आपको अंदाजा था कि 2072 से 1620 तक जाएगा करके, या मार्केट एनालिसिस से आपको पता चला कि ये नीचे जाने वाला है, तो आप जो हैं 2072 से लेकर के 1620 तक आप रख पाएंगे, पूरे की पूरे राइड आप कमाते, जो भी 450 पॉइंट्स आप कमाते। लेकिन यही चीज यदि आप भारत में करते, प्रीमियम के चलते चला जाता,
टाइम डीके के चलते चला जाता। आप सोच रहे हैं कि 450 मिलेंगे, आपको मिल जाता कहीं 20 या 30 पॉइंट्स मिल जाता, बस इतना ही। सब प्रीमियम के चलते चला जाता। और ये 30 या 20 पॉइंट के पीछे ब्रोकरेज कितना चला गया, कितना टैक्स गया, एजुकेशन सेस, ये जीएसटी, सीजीएसटी, ये फलाना ढिमकाना, सब कुछ चला गया आपका। और आखिर में आपको बच जाता 0। और यहाँ पे आपको मिल जाता 450 पॉइंट पूरे के पूरे, क्योंकि एक्सपायरी नहीं होती है, तो बार बार आपको रोल ओवर नहीं करना पड़ता, बार बार आपको सेल करके बाय नहीं करना पड़ता। तो यही बात होती है फॉरेक्स में, ठीक है ना। तो ये मैं बीच में आपको रोक दिया, मैंने फॉरेक्स के बारे में कुछ अलग तरीके से मैं समझा रहा हूं। स्पॉट बाजार है वो तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, 24 घंटे का काम होता है और सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक काम होता है, यहां तक कि शनिवार और इतवार को भी क्रिप्टो करेंसी अगर शामिल है आपके ब्रोकर के पास, तो आप क्रिप्टो करेंसीज में भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरेक्स में कोई एक्सचेंज है क्या? कोई भी नहीं, एक्सचेंज नहीं होती है सर। यहाँ पे कौन कौन है शामिल? यहाँ पे हो सकता है सेंट्रल बैंक, यहाँ पे हो सकता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, यहाँ पे हो सकता है हेजर्स, यहाँ पे हो सकता है आर्बिट्रेटर्स, यहाँ पे हो सकता है ट्रेडर्स, यहाँ पे हो सकता है इन्वेस्टमेंट फंड्स, यहाँ पे हो सकता है कमर्शियल बैंक्स, कॉर्पोरेट बैंक्स, गवर्नमेंट्स, एचएनआईज या डीआईएस बोलते हैं ना हम लोग, एफआईएस, वैसे खिलाड़ी यहाँ रहते हैं। एक्सचेंज नहीं है। अगर आप पूछे एक्सचेंज क्यों नहीं है, एक्सचेंज ट्रेडिंग क्यों नहीं होती है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडिंग अगर एक्सचेंज ट्रेडिंग होता सर और मैडम, तो बार बार आपको जो है 8-8 घंटे में आपको पैकअप करना पड़ता, 8-8 घंटे में, क्योंकि कोई कोई भी एक्सचेंज 8 घंटे के लिए काम करता है या फिर 9 घंटे का काम करता है, या फिर हमारे एमसीएक्स कमोडिटी जो है वो गलती से 14 घंटे 14.5 घंटे काम कर रहे हैं, वो तो गलती से हो रहा है, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी फ्यूचर्स में, स्पॉट में थोड़ी हो रहा है, फ्यूचर्स में हो रहा है। तो यदि एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग अगर होती, तो फिर वो 8 घंटे का होता या 9 घंटे का होता या 10 घंटे का होता। और हर बार एक्सचेंज में बाय करते, एक एक्सचेंज में बाय करते दूसरे एक्सचेंज में सेल करना पड़ता, तो बार बार रोल ओवर करना पड़ता अगर 24 आवर्स को खेलना है तो फॉरेक्स अक्सर जो होती है, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रैक्टिस जो करते हैं, वो बार बार मैं बाद में भी मैं इस्तेमाल करूंगा, आप चिंता मत करो। यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडिंग नहीं होती है, यहाँ पे आपका ऑर्डर जो चला जाता है वो ब्रोकर के पास चला जाता है। यदि ब्रोकर खुद वो ऑर्डर को रखता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको बी बुक बोलते हैं। अगर ब्रोकर सोचता है कि मेरा रिस्क जो है मैं सेंट्रल बैंक को दे दूं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को दे दूं, हेजर्स को दे दूं या आर्बिट्रेटर्स को दे दूं और कुछ मैं रख दूं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ए बुक प्रैक्टिस। और ए बुक प्रैक्टिस ठीक है, अच्छा है, लेकिन बी बुक प्रैक्टिस जो है थोड़ा गलत होता है। बी बुक प्रैक्टिस थोड़ा गलत है। क्यों गलत? इसलिए कि उनके पास अगर टीम है, उनके पास क्लाइंटेल बेस है, उनके पास बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, जैसे कि मान के चलिए कि 20,000 ट्रेडर्स हैं, 20,000 से भी ज्यादा ट्रेडर्स हैं इनके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रोकर को भी पता है कि 90% लोग हारते हैं करके, ब्रोकर को पता है कि 90% लोग हारते हैं, 10% लोग जीत जाते हैं। हमारी जो ट्रेडिंग टेक्निक है, जो स्ट्रेटेजीज है, वो 10% में शामिल हो जाएंगे आप। मेरे तो बहुत सारे ऐसे तकनीक में आपको समझाऊंगा या बताने की प्रयास करूंगा जहां पे आप 10% में शामिल हो जाएंगे सर और मैडम, ठीक है। 90% दूर दूर की बात है। तो यहां मैं सोच रहा हूं कि बी बुक अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ उनके पास ट्रेडर्स होनी जरूरी है, बस उतना ही। लेकिन अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो सारे के सारे ऑर्डर्स सेंट्रल बैंक के पास या लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास या एजेस के पास या आर्बिट्रेटर्स के पास भेज दे, क्योंकि ये बहुत रिस्क वाला गेम है। यदि ब्रोकर खुद सारे के सारे ऑर्डर्स रखते हैं तो वो बाद में मैं बताऊंगा आपको, सारा डिटेल्स में बताऊंगा, जबकि फॉरेक्स ट्रेनिंग जब चालू होगा तब मैं बताऊंगा। आगे हम लोग निकलेंगे, कुछ खास बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। ओके, जो भी अभी मौजूद है उनके लिए एक खास तोहफा रखा है आखिर में। ओके, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट